गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, तंत्रिका तंत्र के अंदर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी, नेक्स्ट जो समस्या आएगी वो क्या है, हेड इंजरी। सारे लोग जानते हो हेड इंजरी क्या है और क्यों होती है। अगर बिना हेलमेट के ड्रिंक करके बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जो भी है जैसी भी सिचुएशन हो, अगर बाय चांस ना चाहते हुए भी अगर एक्सीडेंट कंडीशन आ जाए तो वहां पे क्या सिचुएशन आ सकती है, उसके हेड इंजरी हो सकती है, सिर में चोट लग सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप चल रहे हो, चलते चलते आपको चक्कर आ गए हो और गिर गए हो, गिरने की वजह से भी आपके सर में चोट आ सकती है। किसी ने डंडा मार दिया आपके सिर में इतना भयंकर तरीके से कि ब्लीडिंग हो रही है तो भी सिर में चोट आ सकती है। दो तरीके से होती है, एक के अंदर तो क्या होता है, ब्लीडिंग बाहर की तरफ निकलने लग जाती है, और एक चोट जिसको बोल रहे हैं अंदरूनी चोट, वो क्या होती है, अंदर ब्लड इकट्ठा होके जम जाता है, क्लोट बना लेता है। इज दैट क्लियर? हेड इंजरी दो तरीके से होती है। एक हेड इंजरी वो है कि चोट लगने की वजह से ब्लड है वो बाहर आ रहा है, और एक हेड इंजरी ऐसी होती है कि चोट तो लगी है उसको बट ब्लड बाहर नहीं आके अंदर ही ब्रेन में क्या हो रहा है, इकट्ठा हो गया, क्लोट बना लिया है। तो जो सबसे ज्यादा खतरनाक चोट होती है वो क्या होती है, अंदरूनी चोट, क्योंकि बाहर वाली चोट हमें दिखाई देने लग जाती है, पता है कितनी सीवियर है, कैसे इसको ठीक करना है, बट जो अंदरूनी चोट हुई है, अंदर जो क्लोट बन गई है, वो ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। ये क्या होता है, हेड इंजरी या सिर में चोट। इज दैट क्लियर? इसके कैसे लक्षण आएंगे? अरे लक्षण वही है जो उधर जैसे बाकी ब्रेन की प्रॉब्लम में आ रहे थे भाई, हेडेक होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड है वो इकट्ठा हो रहा है अंदर, तो वो ब्लड क्या करेगा, सीएसएफ का प्रोडक्शन ज्यादा करवाएगा। किसी भी कारण की वजह से जो हेमरेज हो गया है ब्रेन के अंदर, वो सिचुएशन ब्लड है वो लॉस हो सकता है, हाइपोटेंशन उसको हो सकता है, हार्ट रेट उसकी बढ़ सकती है, वॉमिटिंग उसको हो सकती है, और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस जो उसकी एकाग्रता होती है वो भी क्या होती है, अल्टर्ड हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये सारे के सारे सिचुएशंस और लक्षण किसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, हेड इंजरी के अंदर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि हेड इंजरी होती क्या है, कारण अगर ऐसे अगर आप सिंपल तरीके से देखोगे तो हेड इंजरी क्या है, सिर में चोट लगने की वजह से, सिर में चोट लगने की वजह से जो स्कल में होने वाला ट्रोमा, अरे सिर में चोट लगी और स्कल में क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ट्रोमा हो गया। यह ट्रोमा माइल्ड बुर्ज से लेके ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के रूप में भी हो सकता है। अरे बुर्ज का मतलब क्या होता है, नील पड़ जाती है ना, कई बार चोट लगी है तो कई बार नील पड़ जाती है, रेड हो जाता है, खून इकट्ठा होने लग जाता है, उसको बोलते हैं ब्रूइज। वहां से लेके ब्रेन इंजरी मतलब सर फट भी सकता है, वहां तक की पूरी सिचुएशन किस में आती है, हेड इंजरी के अंदर। इज दैट क्लियर? हेड इंजरी का मतलब क्या होता है, स्कल में होने वाला ट्रॉमा या इंजरी जो कि माइल्ड ब्रूइज से, ब्रूइज का मतलब क्या होता है, नील पड़ना, क्या, नील पड़ना, नील पड़ने से लेके ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, इंजरी मतलब सिर के फटने तक के जो भी लक्षण यहाँ पे या चीजें आएंगी वो किसके अंदर आएंगी, हेड इंजरी के अंदर इंक्लूड होंगी। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के दौरान ब्रेन में एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, और रोगी कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर इंसान को ट्रॉमा या ब्रेन के अंदर इंजरी ज्यादा सीवियर हुई है तो वो ट्रॉमा क्या करवा सकता है, पेशेंट को कहाँ भेज सकता है, कोमा कंडीशन में भी ले जा सकता है, और उसको क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ये हेड इंजरी कई बार इतनी सीवियर हो जाती है। हेड इंजरी के कारण अगर देखा जाएगा, हेड इंजरी है वो क्लोज्ड और ओपन दो प्रकार की होती है, मैंने बता दिया, क्लोज्ड हेड इंजरी और ओपन हेड इंजरी दो तरीके की हो गई। अब जो क्लोज्ड हेड इंजरी है इसके दौरान स्कल में कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, अरे स्कल की मतलब
सिर फटता नहीं है, समझ में आया? कटफट नहीं लगता है सिर के अंदर और व्यक्ति में इंटरनली ट्रॉमा होता है। समझ में आ रहा है? इंटर मतलब अंदर की तरफ ही चोट आई है, अंदरूनी चोट जिसको बोलते हैं, और अंदर ही ब्लड इकट्ठा हो गया, ये क्या होता है? क्लोज्ड हेड इंजरी में। वहीं बात करें ओपन हेड इंजरी के अंदर, तो ओपन हेड इंजरी में क्या होता है? स्कल की कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, मतलब कट फट जाता है सर, और ट्रोमा सुपरफिशियल हो सकता है और डीप तक भी जा सकता है। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया आपका हेड इंजरी के टाइप। एक हो गया क्लोज्ड और एक हो गया ओपन। क्लोज्ड वो होता है जो बाहर से नहीं दिखेगा कि सर फट गया है, अंदर की तरफ अंदरूनी चोट आई है और ब्लड वहीं इकट्ठा होगा, डैमेज हुआ है उसमें बट बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। और ओपन के अंदर क्या था? बाहर चोट लगी है और खून बाहर निकल रहा है, उसको आप बोलते हो ओपन हेड इंजरी। कारण क्या है? कोई भी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, अरे दुर्घटना हो गई है, कोई भी वाहन दुर्घटना हो जाना, आप गिर गए हो या स्लिप हो गए हो, बाथरूम से कमरे में स्लिप हो गए हो, फिजिकल असॉल्ट किसी के साथ मारपीट हुई हो, और खेलते समय होने वाली जो अब जब हम खेल रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो भाई, क्रिकेट खेल रहे हो आप, कुछ भी खेल रहे हो, उस टाइम पे स्पोर्ट्स इंजरी भी हो सकती है, चोट लग सकती है। ये सारे क्या हो सकते हैं इसके कारण? किसके? हेड इंजरी के। भाई बैठे बैठे तो सर फटेगा नहीं, लड़ाई करते हैं, बाइक से गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पत्थर के मार के सर फोड़ रहा है, कोई बॉल मार के सर, कोई बैट से मार रहा है, किसी भी चीज से अगर सर को चोट पहुंच रही है, वही क्या है? हेड इंजरी। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या होते हैं? हेड इंजरी के चांसेस होते हैं। एक्सीडेंट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेड इंजरी। अगर व्हीकल एक्सीडेंट देखा जाए, वाहन दुर्घटना है, वो सबसे मुख्य कारण होता है किसका? हेड इंजरी का। क्योंकि हेलमेट लगा के बाइक नहीं चलाते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है भाई? अगर 4 व्हीलर है उसमें भी चला रहे हैं, बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो भी उसमें चोट लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? इसके मुख्य कारण है जिनकी वजह से हेड इंजरी हो सकती है। इज दैट क्लियर? अगर इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या? मेनिंजाइटिस। क्या बात करेंगे हम लोग? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? ब्रेन के अंदर जो उसकी जो परत होती है, मेनिंजेस 3 लेयर होती है, अगर उन लेयर के अंदर क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हो गया है, संक्रमण हो गया है, उसी को आप क्या बोलते हो? मेनिंजाइटिस बोला जाता है। इज दैट क्लियर? अगर इसके अंदर आप बात करोगे मेनिंजाइटिस, मेनिंजस में 3 चीजें आती है भाई। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर पाई जाने वाली कवरिंग होती है, ये अपना ब्रेन हो गया, और ठीक है यहाँ ये होगी अपनी स्पाइनल कॉर्ड। इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या होती है? 3 लेयर पाई जाती है। समझ में आया आप लोगों को? 3 लेयर पाई जाती है किसके चारों तरफ? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ आउटर कवरिंग होती है। ये आउटर कवरिंग 3 हो गई। फर्स्ट वन क्या होती है? ड्यूरा मेटर, अरेक्नोइड मेटर, और लास्ट वाली पाया मेटर। जो सबसे अंदर की तरफ वो पाया मेटर, उसके जस्ट ऊपर बीच में होती है वो होती है अरेक्नोइड मेटर, और सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? ड्यूरा मेटर। ये 3 तरीके की क्या होती है? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली परत है। अगर इनको तीनों को कंबाइंडली आप बोलते हो मेनिंजेस। क्या बोलते हो? मेनिंजेस। किन किन को? 3 लेयर हो गई इसके अंदर। फर्स्ट वन क्या हो गई? ड्यूरामेटर, सबसे बाहर वाली। सेकेंड वन है अरेक्नोइड मेटर, और थर्ड वन क्या हो गई? पाया मेटर। ये 3 लेयर होती हैं जिनको आप कंबाइंडली क्या बोलते हो? मेनिंजेस। अगर इनका इन्फ्लामेशन हो जाए उसी को आप क्या बोलते हो? मेनिंजाइटिस बोलते हो। इज दैट क्लियर? अगर इन तीनों लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाए, संक्रमण हो जाए, उसी को आप क्या बोलते हो? मेनिंजाइटिस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर पाए जाने वाली कवरिंग मेनिंजेस कहलाती है। समझ में आ रहा है?
जो ब्रेन और अपना स्पाइनल कॉर्ड है उनके चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है, उसको आप क्या बोलते हो? मेनिंजेस। जो तीन होती है, बाहर वाली ड्यूरामेटर, बीच वाली अरेक्नोइड मेटर और सबसे अंदर वाली पायामेटर, ये तीन तरीके की लेयर होती है। कारण क्या है? बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉज कर सकते हैं क्या? मेनिंजाइटिस। अगर बैक्टीरिया, सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया, जिसके अंदर इश्चीरिया कोलाई, ये तो नियोनेट में मतलब बच्चों के अंदर मेनिंजाइटिस कौन करवाता है? ई कोलाई। बच्चों के अंदर मेनिंजस किसकी वजह से होता है? कौन से बैक्टीरिया की वजह से? ई कोलाई की वजह से, प्रोटियस की वजह से, और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकाइकस की वजह से। ये तीन तरीके के बैक्टीरिया किसमें मेनिंजाइटिस करवाएंगे? बच्चों के अंदर। छोटे नियोनेट, अरे जिसको आप बोलते हो ना नियोनेट, 1 महीने का जो बच्चा है, अगर उसके अंदर संक्रमण हो गया है मेनिंजस का, किसकी वजह से? इश्चीरिया कोलाई, प्रोटियस और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ये तीन तरीके के बैक्टीरिया क्या करवाएंगे? बच्चों के अंदर संक्रमण करवाएंगे। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ नेक्स्ट वन की मैं बात करूं, नेक्स्ट वन में क्या होता है? एडल्ट, मतलब बड़ों के अंदर नाइजीरिया मेनिंजिटाइडिस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो किसके अंदर मेनिंजाइटिस करवाएंगे? एडल्ट में। समझ में आ रहा है? किसमें मेनिंजाइटिस कोज करवाएंगे? ये एडल्ट के अंदर। इज दैट क्लियर? बच्चों के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया? इश्चीरिया कोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस और प्रोटियस, ये 3 तरीके के बैक्टीरिया है जो बच्चों के अंदर मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं, और ये 4 बैक्टीरिया क्या करवा सकते हैं? एडल्ट में मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस कौन कौन से बैक्टीरिया? एंटेरोवायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, वेरिसोला जोस्टर वायरस और मम्स वायरस। समझ में आ रहा है? कौन सा है लास्ट वाला? मम्स, MUMPS, मम्स वायरस। ये 4 बैक्टीरिया, सॉरी वायरस है जो मेनिंजाइटिस कॉज करवा सकते हैं। अरे ये अगर हमारी बॉडी में चले गए, इनमें से कोई सा भी बैक्टीरिया या वायरस अगर हमारे शरीर में जाके वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को संक्रमित कर रहे हैं, वही क्या होती है? मेनिंजाइटिस। चाहे वो बैक्टीरिया कर रहे हैं, चाहे वो वायरस कर रहे हैं, पर करेंगे क्या? संक्रमण ही करेंगे वो। इज दैट क्लियर? हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करेंगे। कौन से बैक्टीरिया? तीनों में, बच्चों में अलग होते हैं, एडल्ट में अलग होता है, और वायरल है वो सभी में कॉमन है। कौन कौन से? एंटेरोवायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, वेरिसोला जोस्टर वायरस और मम्स वायरस। ये क्या करवा सकते हैं? ब्रेन के अंदर संक्रमण करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया? मेनिंजाइटिस कंडीशन इसके अंदर इंक्लूड हो गई। अगर यहां हम इसके क्लिनिकल लक्षणों की बात करेंगे, किसके? मेनिंजाइटिस के। मेनिंजाइटिस के अंदर अलग अलग लक्षण आते हैं। इसमें 2 लक्षण तो बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना क्लासिकल साइन होते हैं। एक होता है कर्निंग साइन और एक होता है ट्राउजियस साइन। एक होता है कर्निंग साइन और दूसरा क्या होता है? ब्रुडिन्स्की साइन। ये इसके क्लासिकल सिम्टम्स है जो उस पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं डॉक्टर को जो किससे सफर कर रहा है? मेनिंजाइटिस से। बाकी तो वही फीवर होगा, हेडेक होगा, ICP बढ़ जाएगा, ये सारे लक्षण आएंगे ही आएंगे। बट जो कॉमन, मोस्ट कॉमन और क्लासिकल जो साइन होंगे वो 2 होंगे। एक होता है कर्निंग साइन और एक होता है ब्रुडिन्स्की साइन। दोनों को विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम अलग पढ़ते हैं। क्लिनिकल लक्षण किसके? मेनिंजाइटिस के। पहला क्या है? बहुत भयंकर सर दर्द होता है, नोजिया वॉमिटिंग होते हैं, बुखार आता है, एनोरेक्सिया आती है, मतलब भूख कम हो जाती है, सब लिखा है।
नेक रिजिडिटी मतलब नेक स्टिफनेस। अरे मैंने कल ही बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर, हमारी गर्दन है वो अकड़ जाती है, ना आगे जा रही है ना पीछे ना साइड में ना और किधर, एकदम से टाइट हो गई गर्दन अकड़ गई है, इतनी भयंकर दर्द होता है उसको कि वो घुमा भी नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? कई बार हम बोल देते हैं ना कि भाई चणक पड़ गई है अपने तो गर्दन में, ऐसे बोल देते हैं ना, कई बार झटका लग जाता है तो हो जाता है वो दर्द, क्योंकि कोई जो भी अपनी वो वेसल्स होती है ना वो क्या होती है, कहीं दब जाती है प्रेशर के साथ में, उसकी वजह से होता है। तो हम उसको अपनी कॉमन भाषा में क्या नाम दे देते हैं, चणक पड़ गई है, यही नाम बोलते हैं। ऐसे भी बोलते हैं कुछ कि भाई इंसान की नसें हैं वो ऊपर नीचे चढ़ गई है, पता नहीं ऐसे बोलते हैं। ये क्या है, नेक रिजिडिटी, उसमें इंसान ना गर्दन को राइट घुमा सकता है, ना लेफ्ट ले जा सकता है, ना आगे ना पीछे, किधर भी उसको घुमा नहीं सकता, एकदम से स्ट्रेट रहेगी वो, गर्दन को हिला भी नहीं, घूमेगा तो पूरा घूमेगा ऐसे, ना कि ऐसे करेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसको क्या बोलते हैं, नेक रिजिडिटी और नेक स्टिफनेस। डिसोरिएंटेशन, अरे उसको टाइम प्लेस पर्सन का क्या नहीं रहेगा पता है। डिसोरिएंटेशन का मतलब होता है अनजान रहेगा वो, किन से चीजों से, कौन कौन सी चीजों से अनजान रहेगा, टाइम प्लेस और पर्सन, कौन है, कहाँ है और क्या टाइम है, किस जगह पे हूं। एक हॉस्पिटल में पेशेंट है मेनिंजाइटिस का, वो बोलेगा मैं कहाँ हूं, आप कौन है, टाइम क्या, मतलब उसको ये नहीं पता है क्या टाइम हो गया है, वो ऐसे उसके लिए तो रात दिन एक जैसे हो रखे होते हैं। तो टाइम प्लेस और पर्सन तीनों ही चीजों से वो क्या होता है, अनजान होता है। समझ में आ रहा है? अपने ही लोगों को वो नहीं पहचान पाता है, वो कौन सी जगह पे है उसको वो भी नहीं पता है। पर चारों तरफ नर्स डॉक्टर सब घूम रहे, बट उसे नहीं पता कि ये नर्स और डॉक्टर है। 4 बज रहे बट उसे नहीं पता है कि 4 बज गए क्या। इन सब से वो क्या होता है, अनजान होता है, टाइम प्लेस और पर्सन। और कंफ्यूज तो रहेगा ही रहेगा, दौरे आ सकते हैं उसको, लाइट से डर लगेगा, पर्सनैलिटी बिहेवियर उसका चेंज हो जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी और श्वसन दर भी बढ़ जाएगी। अरे दिल की धड़कनें भी तेज हो जाएंगी, श्वसन दर भी बढ़ जाएगी, कॉन्शियसनेस है उसका अल्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो होश है, उसको होश आ रखा है, बट वो फिर भी ऐसे लग रहा है कि बेहोशी की हालत में ही है। अल्ट्रेशन इन मेंटल स्टेटस, उसकी याददाश्त में, लर्निंग पावर में, सभी में उसमें क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। जो हमने 2 सिम्टम्स पर बताए आपको, उन 2 सिम्टम्स के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो जो सबसे पहले आएगा इसके अंदर आप देखो, पॉजिटिव कर्निंग साइन, दूसरा है पॉजिटिव ब्रुडिन्स्की साइन। क्या? पॉजिटिव कर्निंग साइन और पॉजिटिव ब्रुडिन्स्की साइन। ये तो सारे आपने पीछे की बीमारियों में भी पढ़े हैं सारे लक्षण, और सब इनको जानते हैं। मैंने इनको कितनी सी बार आप लोगों को हिंदी में, हिंदी के साथ में इनका नाम बताया, एक्सप्लेनेशन किया है। यहाँ ये 2 चीजें हैं, कर्निंग साइन और ब्रुडिन्स्की साइन। देखो कर्निंग साइन के दौरान क्या होता है, रोगी के नी और थाई को बॉडी पर फ्लैक्स करने के बाद जब इन्हें एक्सटेंड किया जाता है तो रोगी को थाई में क्या होता है, दर्द होता है। भाई इंसान सीधा लेट रखा था और उसको कहा आप अपने पैरों को यहां लेके आओ एब्डोमेन के पास, उसको कह रहे कि आप अपने घुटनों को मोड़ लो, सीधी पोजीशन में था, उसको कहा आप अपने घुटनों को मोड़ लो, घुटने मोड़ने के बाद उसको कहा जाएगा वापस सीधे करो पैरों को। समझ में आ रहा है भाई? ये नॉर्मल सिचुएशन में थी, डॉक्टर ने उसको कहा घुटने को मोड़ो और उसने क्या कर लिया, घुटने ऐसे इकट्ठे कर लिया। अब उसको बोल रहे वापस सीधे लेके जाओ। जब सीधा लेके जाएगा तो उसकी थाई होती है ना, थाई, उसके पीछे उसको इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कर्निंग साइन। इज दैट क्लियर? अगर ये पेन उसको नहीं हो रहा है तो मतलब ये साइन उसके अंदर मौजूद नहीं है। बट अगर उसको ये पेन हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना काफ मसल्स, काफ मसल्स के अंदर उसको इतना ज्यादा सीवियर पेन होगा, उसी को आपको बोलते हो पॉजिटिव कर्निंग साइन।
दूसरा आता है पॉजिटिव ब्रूडिन्स्की साइन। इसके अंदर क्या होता है, इस टेस्ट में जब परीक्षक द्वारा रोगी की गर्दन को फ्लेक्स किया जाता है, सीधी पोजीशन में है, गर्दन को आगे की तरफ झुकाया डॉक्टर ने, ठीक है, गर्दन को क्या किया, आगे की तरफ झुकाया। जब उसने आगे की तरफ झुकाया तो उसकी रिजिडिटी और पेन होगा, साथ ही रोगी की नी, अरे जब इसकी गर्दन को झुका रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पेशेंट के घुटने क्या होंगे, उसके साथ में फ्लैक्स होंगे। समझ में आ रहा है? पेशेंट सीधा लेटा है, डॉक्टर ने उसकी गर्दन को आगे की तरफ झुकाया तो उसके जो पैर थे वो भी क्या है, अपने आप फ्लैक्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन क्या कहलाती है, ब्रूडिन्स्की साइन। पहली वाली में क्या था, सीधी पोजीशन में था, पैरों को इकट्ठा करवाया फिर सीधा किया तो उसको दर्द हुआ, कर्निंग साइन। दूसरी में क्या है, पेशेंट सीधा है, गर्दन को आगे की तरफ लाया तो ये पैर थे ना इधर, ये पैर अपने आप फ्लैक्स हो गए, ऐसे अपने आप फ्लैक्स हो जाएंगे, डॉक्टर के द्वारा नहीं, डॉक्टर ने सिर्फ सिर को झुकाया आगे की तरफ, पैर अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? उसको बोलते हैं ब्रूडिन्स्की साइन। अगर आप इनका वो देखो डायग्राम, विथ डायग्राम, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले कंडीशन देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, बंदा सीधी पोजीशन के अंदर लेटा हुआ है, देख लो पूरे बंदा क्या है, सीधी पोजीशन में लेटा हुआ है। डॉक्टर ने क्या किया, पैरों को फ्लैक्स किया, समझ में आया? ये देखो एलिसिट पेन और लिमिटेड एक्सटेंशन। यहाँ डॉक्टर ने क्या कहा, उसका पैर पीछे की तरफ लेके जा रहा है, यहां तक का लेके आ गया, फिर यहां से वापस जब नीचे लाया सीधा किया तो उसको यहाँ पे ये जो होती है, यहाँ उसको इतना भयंकर पेन होता है दोनों साइड में, इसी को आप क्या बोलते हो, कर्निंग साइन। इज दैट क्लियर? पेशेंट सीधा लेट रहा है, डॉक्टर ने पैरों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फिर सीधा किया तो उसको यहाँ पे पेन होने लग गया, वही सिचुएशन क्या कहलाती है, कर्निंग साइन। नेक्स्ट वन की बात करें, किसकी, ब्रूडिन्स्की साइन की। पहले आप पोजीशन देखना, ये बंदे का क्या था, सिर था, सीधा लेट रहा था, ये इसके पैर देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है, ये इसके पैर है यहाँ पे, ये सीधा लेट रहा था। डॉक्टर ने क्या किया, इसको यहां से पैरों को उठा के इस वाली पोजीशन में ले आया। अब समझ में आ रहा है? डॉक्टर नहीं लाया, डॉक्टर ने सिर्फ सिर को आगे किया, ये देखो, ये बंदे का सिर जब उठाया डॉक्टर ने तो इस सिर के साथ साथ में ये पैर क्या हो गए, अपने आप इस तरह इकट्ठे हो गए। सोया हुआ था, डॉक्टर ने गर्दन झुकाई आगे की तरफ तो पैर अपने आप इस पोजीशन में आ गए। डॉक्टर यहाँ तो डॉक्टर लेके आ रहा है, गर्दन सीधी पड़ी है, यहाँ डॉक्टर पैरों को इकट्ठा करवा रहा है और वही पैर सीधे करवाएगा। यहाँ सिर्फ डॉक्टर क्या कर रहा है, उसके गर्दन को क्या कर रहा है, आगे की तरफ झुका रहा है, पैर अपने आप उसके इकट्ठे हो जाएंगे, अपने आप। उसको आप बोलते हो पॉजिटिव ब्रूडिन्स्की साइन। किसके अंदर मौजूद होते हैं दोनों, मेनिंजाइटिस के अंदर। ये डॉक्टर चेक करेगा, इसे पता चल जाएगा कि हाँ इसको सच में ही क्या है, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। इज दैट क्लियर? ये दोनों सिम्टम्स किसमें मौजूद रहेंगे, मेनिंजाइटिस के अंदर। किसमें रहेंगे, मेनिंजाइटिस के अंदर। समझ में आया आप लोगों को? दोनों के दोनों लिखा पड़ा है डायरेक्टली। 90 डिग्री पे फ्लैक्स किया, फिर फ्लैक्स करने के बाद जब उनको एक्सटेंशन किया तो पर्टिकुलर जगह पे पेन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे पैसिव फ्लेक्शन, नेक का जब कर रहे हैं तो अपने आप पैर फ्लैक्स पोजीशन में। अरे एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, दूर जाना, और फ्लेक्शन का मतलब होता है पास में आना। तो जब गर्दन को पास में लाया जा रहा है तो उसके पैर अपने आप पास में आ जाएंगे, उसी को आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव ब्रूडिन्स्की साइन। इज दैट क्लियर? अगर यहां हम नेक्स्ट वन बात करेंगे किसकी, डायग्नोसिस की। किसका डायग्नोसिस करेंगे हम यहाँ पे, ऑब्वियसली मेनिंजाइटिस पढ़ रहे हैं तो डायग्नोसिस तो भी उसी का ही करेंगे। निम्न आधार पर किया जाता है, पहले तो रोगी में मौजूद लक्षण, शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे हमने वो सारे किए थे। रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड के अंदर हम लोग चेक करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, सीएसएफ करेंगे। सीएसएफ का मतलब क्या होता है,
जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मैंने बताया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहता रहता है, उसका जब हम एग्जामिनेशन करेंगे और उसके एग्जामिनेशन के अंदर बैक्टीरिया अगर ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया मिल रहे हैं, ग्लूकोज मिल रहा है, WBC, ये अगर सारी चीजें उसके अंदर मिल रही हैं आपको, किसके अंदर, CSF के अंदर, होती है वहां पे नॉर्मल होती है, बट अगर संक्रमण हो गया है तब ये इनके लेवल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? अगर ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल रही हैं, ग्लूकोज में चेंज आ रहा है, ग्लूकोज के लेवल में चेंज आ रहा है, WBC के लेवल में चेंज आ रहा है, तो वो इंडिकेट करेगा कि उसको क्या है, मेनिंजाइटिस है। और CT स्कैन भी हम उसका कर सकते हैं, इनके द्वारा हम पता करेंगे कि उसको मेनिंजाइटिस है या नहीं है। नेक्स्ट अगर यहाँ हम इसके बात करें ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या आता है इसका, मेडिकल मैनेजमेंट। वही है एंटीबायोटिक थेरेपी दे दो, जिसमें बेंजिल पेनिसिलिन, सेफ्ट्राइक्सोन, वैंकोमाइसिन, एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, ये 5 एंटीबायोटिक है। इज दैट क्लियर? 500 नहीं दी जाती है रे भाई साहब, इनमें से एंटीबायोटिक वही दी जाती है जो ज्यादा इफेक्टिव हो। अगले ने नाम बता दिए, डॉक्टर की मर्जी है वो कौन सा एंटीबायोटिक यहाँ पे क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा, प्रायोरिटी की प्राथमिकता इनमें से किसको देने वाला है। बट हमें यहाँ 5 नाम याद करने हैं। डॉक्टर इनमें से कौन सी प्रिस्क्राइब करेगा वो डॉक्टर की मर्जी है। नेक्स्ट वन है एंटी कन्वर्जिव। अगर उसको जब सीजर आ रहे थे, लक्षणों में पढ़ा है हमने मेनिंजाइटिस वाले को, जब सीजर या दौरे आ रहे थे तो उस टाइम पे फेनिटोइन और फिनोबार्बिटोल हम लोग दे देंगे ताकि सीजर कम हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लामेशन की सिचुएशन में डेक्सामेथासोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम उसको दे देंगे। यदि ICP का लेवल बढ़ा हुआ है तो ऑस्मोटिक डायरेटिक मैनिटोल दे देंगे। और अगर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है तो उसके दौरान रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड, ये दवाइयां उस पेशेंट को दी जाएंगी। कब? अगर कारण क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। मेनिंजाइटिस का कारण कौन है, ट्यूबरकुलोसिस। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें ये दवाइयां देनी है। ICP बढ़ा हुआ है तो ये दे दो। अगर इन्फ्लामेशन है ज्यादा तो डेक्सामेथासोन दे दो। सीजर आ रहे हैं तो ये दोनों दवाई दे दो। और अगर एंटीबायोटिक थेरेपी तो हमें देनी है। इज दैट क्लियर? ये सारा का सारा क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। किसका? मेनिंजाइटिस का। पहला एंटीबायोटिक, दूसरा एंटी कन्वर्जेंट, तीसरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, चौथा मैनिटोल और पांचवा ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्यूबरकुलोसिस कम करने वाली दवाइयां। समझ में आ रहा है? ये 4 तरीके का मैनेजमेंट हम किसके अंदर करते हैं, मेनिंजाइटिस को ठीक करने के लिए, उसके लक्षणों को ठीक करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, मेनिंजाइटिस क्या होता है, कौन से इसके क्लासिकल साइन होते हैं, जिसमें 2 थे, कर्निंग और ब्रोडिंस्की साइन, वो पॉजिटिव है। उसके बाद में हम डायग्नोसिस करेंगे, जिसमें CT स्कैन कर लिया, CSF का एग्जामिनेशन कर लिया, ब्लड का एग्जामिनेशन कर लिया। अरे कोई भी जब संक्रमण या इन्फ्लेमेशन होता है तो हमेशा हमारे शरीर में WBC के नंबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये वो सेल होती है जो मैक्रोफेजेस का काम करती है, बाहरी चीजों से, फॉरेन बॉडी से लड़ने का काम करती है। कौन? WBC। इसलिए इनके नंबर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि इसको संक्रमण हो गया है। तो ये सारा करने के बाद, क्लिनिकल लक्षणों को देखने के बाद हम उसका ये मैनेजमेंट करेंगे। जैसा लक्षण, जैसा कारण, उसी के अकॉर्डिंग उसका वैसा ही ट्रीटमेंट। आई थिंक हेड इंजरी और मेनिंजाइटिस आपको समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ाया है। फिर भी आप इसका नोट्स बना के, नोटबुक तैयार करके जब इसको वापस से रिवाइज करोगे, हर एक चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। आगे क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।